क्या होगा जब दो भाई गलती से टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 300 साल पास्ट में यानी कि 17वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। ऐसा समय जब दुनिया आज से बहुत अलग हुआ करती थी। अब दोनों इस समय में कैसे फंसे और क्या वे कभी फिर से अपने रियल टाइम में वापस भी जा पाएंगे? सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई टाइम ट्रेवल एडवेंचर मूवी में। अब कहानी की शुरुआत दो सौतेले भाइयों क्रिस और जोश से होती है, जिनकी लाइफ एक दूसरे से बहुत अलग रही है। अब बड़े भाई क्रिस ने एक वाइट औरत से शादी कर ली और उनकी 9 साल की एक बेटी भी है। हालांकि क्रिस को सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती। वो काफी सालों की मेहनत के बाद एक ऊंची पोस्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद इसके उसने कभी किसी की मदद नहीं की। क्रिस जब अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर घूमने भी जाता, तब भी वो अपने से गरीब लोगों को नीची नजर से देखता और उनकी कभी मदद नहीं करता। अब एक दिन क्रिस को फोन आता है कि उसका पिता बीमार होने से मरने की कगार पर है और उसने क्रिस को एक आखिरी बार मिलने बुलाया है। हालांकि शुरू में क्रिस इसके लिए मना कर देता है और जब उसकी पत्नी ने उससे जबरदस्ती की कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो क्रिस अब उसे रिवील करता है कि उसके पिता के उसकी माँ समेत और भी कई सारी औरतों से और भी बच्चे हैं। ऊपर से उन्होंने कभी ये तक नहीं जानना चाहा कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सो उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका पिता जिए या नहीं। तभी क्रिस की वाइफ गुस्से में कहती है कि क्रिस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए ही वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सो उसे अपने पिता से मिलने एक आखिरी बार जरूर से जाना चाहिए। क्या पता इससे उसके जीवन को लेकर नजरिया ही बदल जाए। वहीं दूसरी ओर क्रिस का सौतेला भाई जोश दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सका। वो अक्सर छोटी मोटी चोरियां ही करता रहता और जब भी जोश किसी भी प्रॉब्लम में फंसता तो वो हर बार अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रेसिज्म का बहाना बनाकर टाल देता है। इसी कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और जोश अब अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के ही घर पर रहता है। अब आज जोश के पास भी कॉल आया कि उसके पिता अपने आखिरी दिनों को गिन रहे हैं, सो उसे उनसे मिलने आना चाहिए। और इसी दौरान अब एयरपोर्ट पर फाइनली क्रिस और जोश दोनों भाई मिलते हैं और चूंकि उन दोनों की माएं अलग अलग थी तो दोनों एक दूसरे को कई सालों के बाद देख रहे थे। अब रास्ते में अपने पिता के पास जाते हुए क्रिस ने बताया कि कैसे वो अब एक बहुत ऊंची पोस्ट पा चुका है और उसकी पत्नी और बेटी के साथ उसकी एक सेटल्ड फैमिली है अब जोश की लाइफ में तो ये भी नहीं था, फिर भी उसने झूठ बोल दिया कि उसके पास भी ये सब है। दोनों इसके बाद अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि यहाँ तो उन दोनों का पिता अब मरने के कगार पर है। वहीं यहाँ उनके अलावा उनके और भी कजन इकट्ठा हुए थे। उनका पिता उन्हें देख खुश भी होता है कि उसके दोनों ही बेटे उसे मिलने आ ही गए, जबकि क्रिस और जोश दोनों के लिए तो ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। लेकिन तभी उनके पिता ने मरने से पहले कहा कि वो मरने से पहले उन दोनों को अपना अब तक का सबसे बड़ा खजाना सौंप कर जाएगा। और इसी तो सुनकर दोनों ही भाई खुश हो गए, ये सोचकर कि चलो कम से कम इस बुढ़े ने मरने से पहले कोई तो अच्छा काम किया है। लेकिन अब उनके पिता की मौत के बाद उन्हें बताया गया कि ये खजाना तो सिर्फ एक पेपर भर था। दरअसल पुराने समय में कभी बाकी ब्लैक लोगों की तरह उनके पिता को भी गुलाम बनाया गया होगा और ये पेपर उनके एंसेस्टर्स की फ्रीडम का डॉक्यूमेंट था। हालांकि अब ये पेपर देखते ही दोनों भाई बहुत गुस्सा हो गए और वे उसका मजाक बनाते हुए उस पेपर को ही फाड़ने लगते हैं, जबकि पीछे से उनके पिता की बहन ये देखकर बहुत गुस्सा हुई कि उनके बच्चों को उनकी हिस्ट्री की कोई परवाह नहीं है। जो फ्रीडम उन्हें आज मिली है इसकी उन्हें कोई कदर नहीं। जिसके बाद अब तभी रियलिटी में ग्लिच होते हुए दोनों ही भाइयों की आंखें खुले मैदान में खुलती हैं, जिससे कि दोनों हैरान हुए कि वे अचानक से ये कहाँ आ गए। वहीं यहाँ तो अब उनके फोन्स में कोई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। तभी दोनों ने देखा कि एक ब्लैक आदमी किसी से बचकर भाग रहा है और उसके पीछे दो व्हाइट फार्मर्स अब जोश और क्रिस को देख उन्हें ही पकड़ने लगते हैं, जबकि दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये लोग उन्हें क्यों पकड़ रहे हैं। और इसके बाद उन्हें पकड़कर पास वाले टाउन के चौराहे पर बांध दिया जाता है, जहाँ पर उन दोनों के अलावा और भी ब्लैक लोग थे, जिस पर व्हाइट लोग बोलियां लगाकर उन्हें खरीद रहे थे। अब क्रिस, जो कि एक ऊंची पोस्ट पर ऑफिसर था, वो सबको कानून के बारे में बताने लगता है कि कैसे फ्री अमेरिका में ये सब करना कितना बड़ा जुर्म है। हालांकि तभी उसके मुंह खोलते ही उसे गार्ड्स मारकर चुप करवा देते हैं,
जिसके बाद अब बाकी सब तो बिक गए, मगर चूंकि ये दोनों फिजिकली काफी कमजोर दिख रहे थे तो आखिर में जॉर्डन नाम का एक फार्मर उन दोनों को बहुत कम पैसों में खरीद लेता है। इसके बाद दोनों भाइयों को उसके खेतों तक पैदल ही बंधे हुए जाना पड़ता है। दोनों ने यहाँ पहुंचकर भी देखा कि यहाँ तो उनके अलावा और भी बहुत से गुलाम थे जिनसे कि जबरदस्ती यहाँ खेतों में काम करवाया जाता है। वहीं एक हेनरी नाम का व्हाइट आदमी उन सब से काम निकलवाता है। हालांकि अब क्रिस तो गुस्से में फिर से कहने लगा कि वे अमेरिकन कानून के हिसाब से ये सब नहीं कर सकते, लेकिन तभी पीछे से हेनरी उसे मारकर कहता है कि वो जिस कानून की बात कर रहा है उसी कानून के अनुसार अब वे उनके गुलाम हैं, सो वे सीधे काम पर लग जाएं। और यहाँ से दोनों भाइयों को अलग अलग काम सौंप दिए गए, जहाँ जोश को यहीं खेतों में काम करना होगा और एक इसाडोर नाम का दूसरा गुलाम उसे काम सिखाने लगता है। हालांकि जोश ने चूंकि कभी काम नहीं किया था तो वो शुरू में चोट का बहाना बनाने लगता है, लेकिन उसके अपने समय की तरह ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करती। ऊपर से उसने नोटिस किया कि यहाँ तो कई घंटों की मेहनत के बाद गुलामों को पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार थोड़ा सा खाना दिया जाता है और वो भी बहुत बेकार, जबकि दूसरी ओर क्रिस को उसके उलट किचन में काम दिया गया क्योंकि वो बाकी ब्लैक लोगों से ज्यादा साफ सुथरा था और इसका कारण क्रिस की माँ थी जो कि एक वाइट थी। अब यहाँ रोज नाम की एक गुलाम क्रिस को सिखाने लगती है। हालांकि अब क्रिस ने गुस्से में रोज से कहा कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है, वो एक अमेरिकन सिटीजन है सो वे उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। उसकी खुद की एक व्हाइट वुमन से शादी हुई है, लेकिन गुस्से में रोज ने उसे चुप कराते हुए कहा कि वो इतना बड़ा झूठ ना बोले वरना तो ये लोग उसे जान से मार देंगे। अब क्रिस को पता लगा कि यहाँ उसे घर में रहकर सभी व्हाइट लोगों की देखभाल करनी होगी, वो भी उन लोगों की लगातार गालियां सुनते हुए। और अब जब क्रिस ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो भी है कहाँ और ये क्या हो रहा है कि तभी उसे एक व्हाइट के मुंह से साल 1780 सुनाई दिया और वो समझ गया कि वे तो अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं बल्कि किसी कारण टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 250 साल पास्ट में यानी कि साल 1780 में पहुंच चुके हैं। क्रिस अब जल्दी से जाकर यही सब अपने भाई जोश को भी समझाता है और यहाँ से उन्हें आज दिन में हुई सभी घटनाएं अब धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। कैसे इस समय तक ब्लैक लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, इसीलिए उन्हें पकड़ा गया। वहीं इस समय में चूंकि फोन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसलिए दिन से ही उनकी फोन्स में कोई सिग्नल्स ही नहीं है, यानी कि दोनों भाई अभी साल 1780 में फंस चुके हैं। सो अभी के लिए दोनों ने फैसला किया कि पहले वे यहाँ से भागेंगे और फिर सोचेंगे कि वे समय में कैसे आए और यहाँ से अपने फ्यूचर के समय में वापस कैसे लौटें। लेकिन जब वे रात को खेतों से बाहर निकल ही रहे थे तो उन्हें बीच में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जिसने अपने चेहरे को पेंट कर रखा था और दोनों भाई उससे डरकर वापस भाग आए। अब अगली सुबह दोनों उठकर देखते हैं कि यहाँ तो एक चर्च का फादर आकर सब गुलाम लोगों को प्रीच कर रहा है कि उनका जन्म ही व्हाइट लोगों की स्लेवरी करने के लिए हुआ है और वो इसके लिए सबको होली बुक बाइबल के वर्स सुनाने लगा। हालांकि अब जोश और क्रिस चूंकि फ्यूचर से थे और सिर्फ वे दोनों ही सभी गुलामों में पढ़े लिखे थे तो क्रिस तो सबके सामने कह देता है कि फादर उन्हें झूठ बोल रहा है, बाइबल में ऐसी कोई वर्स नहीं है। अब ये सुनकर तो फादर भी घबरा गया, जबकि क्रिस तो यहाँ से और भी वर्सेस पढ़ने लगता है जिससे कि फादर को यकीन नहीं होता कि इस ब्लैक को पढ़ना कैसे आता है और उसने बात ही टाल दी। वहीं अब थोड़ी देर बाद जब जोश खेतों में बाकी गुलामों के जितना काम नहीं कर पा रहा था तो हेनरी बाकी सब की तरह आज उसे भी मारने लगता है, जिससे कि अब तो जोश ने फैसला कर लिया कि वो और ज्यादा यहाँ नहीं रुकेगा। लेकिन अब वो भागते समय खुद ही रास्ते में टकराकर नीचे गिर पड़ा और फिर उसे बांधकर पूरे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है क्योंकि इस समय तक भागने वाले गुलामों को कड़ी सजा दी जाती है। वहीं इस सजा के खत्म होने के बाद बड़े भाई क्रिस को मेन ओनर जॉर्डन के पास ले जाया गया, जहां की वो भी हैरान था कि ये ब्लैक यानी कि क्रिस तो बहुत पढ़ा लिखा है, जिससे क्रिस को भी लगा कि अब शायद से वो गुलाम नहीं रहेगा। लेकिन जॉर्डन ने तो उसे स्मार्ट स्लेव की पोस्ट दे दी और अपनी नई पोस्ट में वो जॉर्डन के लिए बाकी गुलामों को कंट्रोल करेगा, जिसके लिए क्रिस हाँ कह देता है क्योंकि कम से कम अब उसे खुद काम नहीं करना पड़ेगा। वो इस समय में भी एक ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया, सेम उसके फ्यूचर वाले दिनों के जैसे, जिसमें कि वो ऊंची पोस्ट पर तो था लेकिन उसने कभी किसी की मदद नहीं की और वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता रहता था। यहाँ भी वो उसी सेम लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर जोश, जिसे कि आज कोड़े पड़े थे,
अब उसका इलाज करते हुए एक दूसरी गुलाम रोज बताने लगती है कि उसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं, मानो उसने कभी काम ही ना किया हो। और ये बिल्कुल सच था। जोश ने तो अपने रियल टाइम तक में कभी कोई काम नहीं किया। खैर, जोश अब रोज की ओर अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि इस समय में और कुछ है भी नहीं। हालांकि रोज ने उसे बीच में ही रोक लिया। वहीं अब अगली सुबह से क्रिस अपनी पोस्ट को संभालते हुए बाकी गुलामों को जबरदस्ती काम के लिए उठाने लगता है, जिस पर जोश ने कहा भी कि वो उन्हीं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो उन्हीं में से एक है। लेकिन क्रिस ने कहा कि ये तो उसकी काबिलियत है और वो उसे ज्यादा सवाल न करे। क्रिस अब दिन खत्म होने के बाद व्हाइट फैमिली को आज के पूरे दिन की रिपोर्ट सबमिट करता है। उसने बताया कि कैसे उसने पिछले कई दिनों के मुकाबले आज गुलामों से ज्यादा काम निकलवाया है और इससे ओनर्स भी खुश होते हैं कि ये पढ़ा लिखा गुलाम उनके बहुत काम आ रहा है। वहीं अब क्रिस को लगा कि उसके काम करने से वे उसे अपना समझने लगेंगे और वो उन्हें अपनी और काबिलियत दिखाते हुए एक पोएम सुनाने लगता है। साथ में उसने पियानो भी बजाना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा करने पर उसे भी 50 कोड़ों की सजा दी गई, क्योंकि बेशक से इस समय में कोई ब्लैक कितना ही टैलेंटेड हो, रहेगा तो वो गुलाम ही। वो अपने व्हाइट मालिकों से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्रिस भी समझ गया कि यहाँ इन व्हाइट्स के लिए काम करने का उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। सो अब वो रात को जोश से मिलकर प्लान बनाता है कि उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। वहीं क्रिस को आज के रिकॉर्ड से एक घोड़े गाड़ी का पता था जो कि यहाँ से मेन टाउन में फसलें लेकर जाएगी। सो अब दोनों चुपके से उसी में छुपकर इस पूरे फार्म से बाहर निकल जाते हैं। तभी अब कुछ ही देर बाद सुबह होने पर सबको पता चल ही गया कि क्रिस और जोश यहाँ से भाग चुके हैं और जॉर्डन ने उन दोनों भाइयों को उन्हीं हंटर्स को पकड़ने भेजा जिन्होंने क्रिस और जोश को पहले भी पकड़ा था। और दोनों ही हंटर्स अब आसपास से पता करते हुए और अपने डॉग्स की मदद से उन्हें जंगल में भागते हुए ढूंढे निकालते हैं। हालांकि जोश और क्रिस जल्दी समुद्र के किनारे आकर वहां से बोट लेकर पानी में चले जाते हैं और दोनों अब खुश होते हुए उन हंटर्स का मजाक बनाने लगते हैं कि वे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब थोड़ी आगे जाते ही उनकी छोटी सी बोट के सामने एक बड़ा शिप आ गया जो कि दूसरे देशों से और भी गुलामों को पकड़ कर ला रहा था। यानी कि दोनों फिर से पकड़े गए। दोनों को यहाँ से फिर से उसी टाउन के चौराहे पर लाकर बेचा जाने लगता है जहाँ से उन्हीं हंटर्स ने उन्हें खरीद ही लिया और वे उन्हें पकड़कर जॉर्डन के खेतों में ले जाने लगते हैं। तभी अब चलते हुए रास्ते में जब वे आराम के लिए रुकते हैं तो उन्हें चारों ओर से एक रेबल ग्रुप घेर लेता है जिसके सभी मेंबर्स ने अपने चेहरों को पेंट कर रखा था। दरअसल ये रेबल ग्रुप बाकी ब्लैक लोगों का था जो कि खुद भी कभी गुलाम रहे थे और अब वे बगावत करके बाकी ब्लैक लोगों को गुलामी से निकलवाना चाहते हैं। इन्हीं के लीडर को कुछ रात पहले क्रिस और जोश ने भी देखा था मगर तब वे डर गए थे। सो अब ये ग्रुप फाइनली क्रिस और जोश को बचा ही लेता है। लेकिन दोनों को रेबल ग्रुप के ठिकाने पर जाकर पता लगा कि ये लोग न सिर्फ गुलाम लोगों को फ्री करना चाहते हैं लेकिन वे तो सभी व्हाइट लोगों को भी मारना चाहते हैं। जिसे कि सुनकर क्रिस इसका विरोध करने लगा क्योंकि उसकी पत्नी भी एक व्हाइट ही है। वो ब्लैक लोगों की गुलामी के तो खिलाफ है लेकिन व्हाइट लोगों को मारना ये भी कहीं से सही नहीं। और क्रिस के ये कहने पर अब पूरा ही रेबल ग्रुप उन्हें ही मारने लगता है जबकि दोनों अब उनसे किसी तरह से बचते हुए भाग निकले और वे फाइनली एक जगह पर छिपकर सो जाते हैं। अब सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि सामने तो उनकी अंट बैठी है, वही अंट जिसके सामने फ्यूचर में उन्होंने अपने एंसिस्टर्स के फ्रीडम के पेपर्स को फाड़ डाला था और तब वो स्मोक कर रही थी। यानी कि उन्हें तब दोनों को बेवकूफी करते देख कि वे आज के समय में अपनी आजादी की कीमत नहीं समझ रहे तो उन्होंने इन दोनों को ऐसे समय में भेज दिया जब उन्हें भी गुलामी में जीना पड़ रहा है। सो अब क्रिस उनसे जल्दी से कहता है कि वे अपना सबक सीख चुके हैं और वे आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। सो वो उन्हें फिर से उनके प्रेजेंट टाइम में ले चले। वहाँ उनकी फैमिलीज उनका इंतजार कर रही होंगी लेकिन अब उनकी आंट ने रिवील किया कि वे ऐसे फ्यूचर में नहीं जा सकते। अगर अभी वे फ्यूचर में चले गए तो वहाँ उनका कोई वजूद ही नहीं बचेगा। और यहाँ से वो सबसे बड़ा राज खोलती है। दरअसल जिस गुलाम इसाडोर के साथ जोश काम कर रहा था वो उन्हीं दोनों का एंसिस्टर पिता है, जबकि किचन में जिस कुक रोज से क्रिस खाना बनाना सीख रहा था वो उनकी मदर एंड सिस्टर है। और रोज और इसाडोर की शादी होने पर उनसे इन दोनों का वंश आगे बढ़ना था। लेकिन अब पास्ट में आने से
रोज को तो जोश ही अच्छा लगने लगा है, जिससे कि वो अब इसाडोर से कभी शादी नहीं करेगी और ना ही फ्यूचर में जाकर ये दोनों भाई पैदा होंगे। सो अब उनके अंट के अनुसार दोनों को पहले उसी फार्म में जाकर इसाडोर और रोज को एक साथ लाना होगा। उनकी शादी करवानी होगी जिससे उनका खुद का फ्यूचर न बदले, और फिर वे उसका ये स्मोकिंग पाइप लेकर और इसमें स्मोक कर वापस से अपने रियल टाइम में आ सकते हैं, जहां से दोनों अब उसी पाइप को लेकर वापस से फार्म में जाने लगे। यहाँ उन्हें अपने एंसेस्टर्स को एक साथ लाकर फिर से फ्यूचर में वापस जाना था, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ तो वे गुलाम हैं ही। फिर भी अगर वे फ्यूचर में भी जाते हैं तो उनका तो वहाँ कोई वजूद ही नहीं होगा, यानी कि उनके पास सब कुछ ठीक करने का इकलौता यही ऑप्शन बचा है। हालांकि अब वापस आते ही पहले दोनों को कोड़े मारने की सजा दी गई, क्योंकि वे अब तक ऑलरेडी 2 बार भाग चुके थे। फिर अब सजा के बाद दोनों फैसला करते हैं कि चूंकि आज की रात उनके ओनर के घर में एक शादी है, तो वे आज की ही रात अपने दोनों एंसेस्टर्स को एक करने की कोशिश करेंगे। अब क्रिस को चूंकि अंदर का सब पता था, तो वो जोश के साथ मिलकर एक दारू का ड्रम चुरा लाता है, जिसके बाद दोनों बाहर सभी गुलामों के लिए ड्रिंकिंग का आयोजन रखते हैं, जिसमें सभी नशे में हो गए। दोनों भाई यहाँ रोज और इसाडोर को भी नशे में एक दूसरे के करीब ले जाते हैं, लेकिन इसी बीच रोज तो जोश को ही पकड़ लेती है। लकीली क्रिस ने सही समय पर अंदर जाकर उन्हें रोक दिया, और वे दोनों अब इसाडोर और रोज को जानबूझकर एक साथ एक कमरे में छोड़ देते हैं, ताकि सुबह उठकर उन्हें लगे कि वे एक दूसरे के साथ सो गए थे और फिर वे शादी कर लेंगे। यानी कि उनका प्लान पूरा हुआ, और इसके बाद दोनों फिर से फ्यूचर में जाने के लिए अपनी अंट की उसी पाइप को जला लेते हैं। लेकिन तभी उनके मन में खुराफात सूझी कि क्यों ना वे फ्यूचर में जाने से पहले इन सारे वाइट लोगों को सबक सिखाकर जाएं, ताकि वे इन गुलामों को ज्यादा परेशान न करें। सो दोनों अब उनकी शादी में घुसकर गेस्ट समेत सभी का मजाक बनाने लगते हैं। वही जब हेनरी उनके सामने गन लेकर भी आ गया तो दोनों उससे भी नहीं डरते, और वे अब पाइप निकालकर हंसते हुए स्मोक करने लगे ताकि वे फ्यूचर में जा सकें। लेकिन अब सरप्राइजिंगली उसका तो कोई असर नहीं होता। दोनों ने नोटिस किया कि ये वाला पाइप तो उनकी अंट का ओरिजिनल पाइप नहीं है, बल्कि किसी ने उनकी झोपड़ी से असली पाइप को चुराकर ये दूसरा नकली पाइप रख दिया है, जिससे कि वे फ्यूचर में नहीं जा पाते। और जो कुछ भी हरकतें उन्होंने शादी में की थी, उसके लिए दोनों को कैद कर अब सुबह होते ही फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाती है। वही अब बिना पाइप के वे फ्यूचर में नहीं जा सकते, यानी कि वे बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोनों भाई अब मरने से पहले अपनी अपनी गलतियां स्वीकारने लगते हैं। जहां पहले क्रिस ने बताया कि वो अपने समय में ऊंचे लेवल पर तो पहुंच गया था, लेकिन उसने अपने से नीचे लोगों की कभी मदद नहीं की। इसी कारण उसकी फैमिली भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। सो अगर वो यहाँ से जिंदा बच गया तो वो खुद को बदल लेगा। तभी जोश ने भी कहा कि वो भी बस चोरी चकारी ही करता रहता है, उसने कभी अपनी बेटी तक की जिम्मेवारी नहीं उठाई, लेकिन अब वो खुद को बदलेगा। और अगर वो फिर से अपने समय में जा पाया तो इस बार वो बिना कोई बहाना बनाए अच्छे से मेहनत और काम करेगा। हालांकि अब तो उनकी यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, और इसका दोनों भाइयों को भी पता है। जिसके बाद अब सुबह होते हुए फाइनली दोनों की फांसी का वक्त हो गया। उन्हें सब गुलामों के सामने फांसी की सजा दी जाने लगती है, ताकि आगे से कोई भी गुलाम उन जैसी गलती के बारे में सोचने से भी डरे। लेकिन इसी बीच जब फांसी होने वाली थी कि तभी पीछे से जॉर्डन का इकलौता पोता विक्टर पास की नदी में गिर गया और पानी में बह गया, जिससे कि सभी लोग अब जल्दी से उसे बचाने भाग जाते हैं। जबकि पीछे अब जब हेनरी ही बचा था तो इसाडोर ने उसके सिर पर वार कर दोनों भाइयों की रस्सियों को खोल दिया, ताकि वे यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सकें। जोश और क्रिस अब अपनी जान बचाकर दूर भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने भागते हुए रास्ते में देखा कि यहाँ तो छोटा विक्टर उनके सामने ही पानी में बहते जा रहा है। वहीं अब अगर वे चाहते तो अपनी जान बचाकर भाग सकते थे, लेकिन अब चूंकि वे बदल चुके हैं तो वे अपनी फ्रीडम के बारे में सोचे बिना ही पानी में कूदकर छोटे विक्टर को बचाने लगते हैं। और उन्होंने फाइनली उसे पानी से बाहर निकाल ही लिया और उसकी जान बचा ली। जिसके बाद अब जॉर्डन दोनों को थैंक्स बोलता है जो उन्होंने उसके इकलौते वंशज की जान बचाई, और वो दोनों को उसके बदले में न सिर्फ उनकी फांसी की सजा से मुक्त कर देता है, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए फ्रीडम का पेपर दे दिया, जिसे दिखाकर अब उन्हें कभी कोई गुलाम नहीं बना सकेगा।
अब दोनों ने रियलाइज किया कि ये तो सेम वही डॉक्यूमेंट था जो कि उन्होंने फ्यूचर में फाड़ा था। यानी कि वो फ्रीडम डॉक्यूमेंट उनके एंसेस्टर्स को नहीं बल्कि खुद उन्हें ही मिला था, जिसका किताब उन्हें पता तक नहीं था। हालांकि अब दोनों अपनी आजादी के बजाय अपने एंसेस्टर्स इसाडोर और रोज को फ्री करने को कहते हैं और उन दोनों के बदले में वे उनके फार्म्स में काम करेंगे। अब ये सुनकर तो जॉर्डन को भी अजीब लगा कि वे अपने बजाय उन दोनों को क्यों फ्री कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी रिक्वेस्ट मान ही लेता है। यानी कि अब उन दोनों के एंसेस्टर्स इसाडोर और रोज फ्री हो गए। वहीं अब क्रिस और जोश को अपने ओरिजिनल पाइप का तो पता ही नहीं था कि उसे उनकी झोपड़ी से किसने चुराया होगा। सो दोनों ही भाई अब यहाँ से इसी समय में अपनी किस्मत को मान कि उन्हें हमेशा के लिए यहीं गुलाम रहना पड़ेगा। अब वे यहीं फार्म में रहकर मन लगाकर काम करने लगे। दोनों भाई आने वाले कई हफ्तों तक ऐसे ही पूरी मेहनत के साथ काम करते रहते हैं और अब तो समय बीतने के साथ वे उम्मीद भी खो चुके थे कि वे कभी अपने समय में अपनी फैमिलीज के पास वापस भी जा पाएंगे। तभी एक दिन इसाडोर और रोज उनसे मिलने आते हैं और वे इनविटेशन देते हुए कहते हैं कि फाइनली वे दोनों शादी कर रहे हैं। सो जोश और क्रिस दोनों को उनकी शादी में आना है। हालांकि तभी पीछे से हेनरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि लेकिन वो इन दोनों को कहीं नहीं जाने देगा। और तभी दोनों ने नोटिस किया कि हेनरी के हाथ में वही ओरिजिनल पाइप था जो कि उन्हें उनकी आंट ने दिया था। यानी कि वो हेनरी ही है जिसने कि पहले उनकी झोपड़ी से उनकी ओरिजिनल पाइप को चुरा लिया और वो अब तक उसी के पास था। और अब जब हेनरी उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर स्मोक का धुआं फेंकता है तो इससे तो दोनों ही भाई फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए फ्यूचर में अपने समय में चले गए। और हेनरी हैरान रह गया कि वे दोनों अचानक से दिन दहाड़े कहाँ गायब हो गए, जबकि दोनों भाइयों की अब अपने रियल टाइम में आंखें खुलती हैं, जहां उनके सामने उनकी आंट बैठी थी और वो फ्रीडम का पेपर फिर से जुड़ गया जो कि उन्होंने पहले फाड़ा था। दरअसल वे उस समय में आए हैं जब तक उन्होंने इस पेपर को नहीं फाड़ा है। वहीं अब इस एडवेंचर के बाद दोनों ही भाइयों की लाइफ बदल चुकी थी। जोश अब सारे बुरे काम छोड़कर मेहनत का काम करने लगा क्योंकि वो समझ चुका था कि बिना मेहनत के कोई सफल नहीं बन सकता। जबकि क्रिस भी अब अपने बॉस को खुश करने के बजाय अपने से कमतर लोगों की मदद करने लगता है। वहीं दोनों भाई अब अक्सर फैमिली डिनर पर मिलते, जबकि उनकी फैमिलीज भी हैरान हैं कि ये दोनों जब से अपने पिता से मिलकर आए हैं तब से इतने अच्छे कैसे बन गए। उनमें से अभी किसी को पता ही नहीं कि क्रिस और जोश ने पास्ट में जाकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ताकि ऐसे ही और भी टाइम ट्रेवल एडवेंचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।